सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ ईशा एंड आज हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है उससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो जो मैनेजमेंट होते हैं उसको 3 लेवल्स में बांटा गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है। उसके 3 लेवल्स होते हैं, मतलब जो हम मैनेजमेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, तो उसी में जो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं फॉर एग्जांपल, उनको 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है ताकि हम प्रॉपर्ली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर पाएँ, मतलब मैनेजमेंट को फॉलो अप कर पाएँ। तो पहला उसमें से है टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें कौन कौन होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD, GM, VP, मेन टास्क। जो हाई लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल पे जो होते हैं, जो कि पूरा ओवरऑल कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको हम कैटेगराइज करेंगे टॉप मैनेजमेंट के अंडर। सो जैसे अब हमने इसके एग्जांपल पढ़ लिए हैं, बट इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो इनके फंक्शंस ये हैं कि जैसे मैंने भी बताया कि ओवरऑल कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और मॉनिटर करते हैं जो भी उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उसको वो मॉनिटर करते हैं। जो भी स्ट्रैटेजी बनानी होती है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, किसी भी फील्ड में प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ये सब उन्हीं का काम होता है। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, राइट, बजट्स पे ध्यान देना, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रही है कि डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जज करना वो काम होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज़ मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल डिविजनल हेड्स, ठीक है, सब डिपार्टमेंटल हेड्स, ये लोग जो होते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। अब इनका टास्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? सो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि उस प्लान को या उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उनको अपने सुपीरियर से मिला है, सीनियर से मिला है। और सीनियर्स कौन है? टॉप लेवल मैनेजर्स। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शंस को, गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करना ही इनका मेन फंक्शन होता है। ओके, इनके बाकी भी फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उनको गाइड करना किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कोई एक टास्क आपको गिवन है, एम्प्लॉयज़ उसके बारे में अनअवेयर है, उनको नहीं पता उस बारे में, तो उनको मोटिवेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको स्टेप के बारे में क्लियर करेंगे। तो ये सब काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है। एक और काम होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। तो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो इन सब में कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कोऑपरेशन ही इंश्योर करते हैं इन सब के बीच में, राइट। अगर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके ये सारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे सारे मैंने लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थर्ड जो होता है वो है सुपीरियर लेवल मैनेजर्स या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स और मैनेजमेंट, और इसके अंडर आते हैं फॉर एग्जांपल फोरमैन, सुपरवाइजर्स, हमने सुना है ना, ये सब इन्हीं के अंडर आते हैं। इनके फंक्शंस होते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस टॉप और मिडिल लेवल मैनेजर्स से हम लोग को मिले हैं, हमें मिले हैं, वो ये लोग पास ऑन कर देते हैं लेबर्स पे, यानी कि जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं ना, एकदम लोएस्ट लेवल पे जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उनको ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल मिडिल लेवल मैनेजर्स और एक्चुअल वर्कर्स के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, ये आपस में टच में नहीं होते। सो इनके बीच में एक लिंक, इंटरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी गाइडेंस, कोई भी बात को पास ऑन कर पाए। ठीक है, सो दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज अदर टू। दे ऑल्सो इंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका काम ये भी चेकआउट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। आई होप एफिशिएंटली का मीनिंग याद हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था।
सो ये भी होता है कि कोई वेस्ट आउट ज़्यादा नहीं हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लग रही है उसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है एंड प्रॉफिट इक्वली ज़्यादा हो रहा है, वो सब इंश्योर करते हैं। एंड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल आई है, वर्कर्स को उसके बारे में नहीं पता, वो लोग अनअवेयर है, तो उनको उससे अवेयर कराना भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारे इम्पोर्टेंस होते हैं सुपरवाइजर्स के, दैट इज़ सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स के। हेंस यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो नाउ इतनी देर से जिस पे हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, नेचर और लेवल्स, बहुत कुछ, अब इनके फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। लाइक इसको कैसे, मैं बोल रही हूँ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको कैसे फॉलो करें, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। ये जो भी फंक्शंस हैं इसके, ये आप इन सब को बहुत ही डिटेल में अपने आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर ही हैं आपके बेसिकली। तो अभी सिर्फ हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ एक अपने बेसिस पे पर्सनली अगर हम लेके चलते हैं, हम कोई भी चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे ही बुक्स लेके नहीं बैठ जाते और शुरू हो जाते, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दो बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 दिन है, 10 चैप्टर है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ एक दिन में 2 चैप्टर आपको करने हैं, हमें करने हैं। और क्या क्या पहला हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करते हैं पहला डिफ़िकल्ट पढ़ लेंगे, लास्ट में ईजी छोड़ देंगे, इस तरह हमने प्लानिंग की, राइट। हमने ये भी डिसाइड किया, हमने एक टाइम टेबल सेट करते हैं ना कि इतने से इतने घंटे पढ़ेंगे। वैसे एक्चुअली कोई टाइम टेबल सेट नहीं करता है, आई थिंक ये कहने की बात होती है, बट स्टिल कुछ टॉपर्स लाइक होते हैं ना, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस, तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करते हैं, इजंट इट। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा एक प्लानिंग करते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। बहुत सारा काम है, हमें बाहर से कुछ लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग, थोड़ी सी छोटी सी प्लानिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे, नहीं, छोटी सी प्लानिंग कर लेंगे कि अच्छा पहले मैं वहाँ जाऊँगी, ये कर लूँगी, फिर वहाँ जाऊँगी, ये कर लूँगी। सो बेसिकली कुछ भी काम करते हैं हम, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, एक प्लानिंग प्लॉटिंग हमेशा माइंड में होती है। माइंड मैपिंग हम जिसको कहते हैं वो हमेशा होती है, तो यही प्लानिंग है, राइट। इसका मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, हमें जो भी अचीव करना है उसको पहले से सेट करो कि हमें, जैसे मैंने भी कहा कि हमको 10 चैप्टर 5 दिन में करने हैं, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। हमारा टारगेट भी यही हो गया कि हमें कैसे भी करके, हमारा टारगेट है 10 चैप्टर्स इन 5 days, ओके। और अब हम अपने एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब हम अपने एक्शंस को करेंगे। लाइक हमने शुरू कर दिया, हमने एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट किया, ऐसे करके हम अपने एक्शंस पे आ गए हैं, राइट। मैंने यहाँ पे एक लाइन भी मेंशन की है, दैट इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको लिखेंगे तो एक गुड इंप्रेशन होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि ये गैप को ब्रिज करता है, मतलब एक लिंक, इंटरलिंक बनाता है किसके बीच में, जहाँ पर हम हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और जहाँ पे मुझे ख़त्म करना है। तो जो प्लानिंग है वो इसके बीच में एक लाइन बनाता है, एक गैप, एक ब्रिज बनाता है, एक गैप को फिलअप करता है, ठीक है। सो हेंस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ वर्क। सो अब हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकली सोचो, एक हमने प्लानिंग कर ली किसी भी काम को करने के लिए। अब हमने क्या किया, अब हम ड्यूटीज़ असाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्लानिंग कर ली कि हमें पहले ये स्टेप लेना है, फिर हम ऐसा करेंगे एंड हेंस अपने गोल्स को अचीव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि जो भी हमने प्लानिंग की है उसके हिसाब से अब काम करने के लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे टास्क है, हम 5 लोग हैं, हम एक टास्क को डिवाइड करेंगे कि मैं कर दूंगी, मैं सारा क्या कहते हैं अकाउंट संभाल लूँगी, ठीक है। तुम प्रमोशन पे ध्यान दे देना, तुम वो कर लेना, तुम फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक्स को चेक कर लेना। ये सब चीज़ें करके हमने अपने 5 या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं छोटे लेवल पे बता रही हूँ, हमने अपनी ड्यूटीज़ असाइन कर दी, टास्क को ग्रुप कर दिया। ग्रुपिंग टास्क की जो मैं
वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और फिर जो भी हमें अपने काम करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की, इनपुट्स की, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हम उसको कलेक्ट करेंगे, एलोकेट करेंगे और हैंस अपना काम कंप्लीट करेंगे। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सीरियल वाइज चल रहे हैं ना, तो प्लानिंग की, अब हमने ऑर्गेनाइजिंग कर दी, काम हम सब बांट दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म होता है। बट वेट, काम बांटा किस में, हमें कैसे पता कि किसको क्या काम देना है, राइट। तो अब हम अपने थर्ड स्टेप पे आते हैं, दैट इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। दैट मीन्स जो भी हमारा काम है, जो भी टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा राइट पर्सन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको रिक्रूट करेंगे, अपॉइंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अंडर भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक दिस। रिक्रूट करना हो गया, मतलब जैसे लोगों को अपॉइंट करना हो गया, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, उनको प्लेसमेंट देना हो गया। इंडक्शन एंड डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फोकस करना हो गया, ठीक है। इसके आगे भी स्टेप्स होते हैं, उनके कंपनसेशन पे बात करना हो गया, उनके कंपनसेशन को डिसाइड, ये सब चीज़ें इसके स्टाफिंग के अंडर आती हैं, पढ़ेंगे स्टाफिंग चैप्टर के अंदर। तो इसके साथ हमारा स्टाफिंग टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्टिंग में। अब हमने लोगों को अपॉइंट कर दिया काम, ठीक है, लेकिन क्या वो लोग अपने आप से सारा काम कर लेंगे? क्या उनको मोटिवेशन की, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है? ऑफकोर्स होती है। हम किसी को भी काम अपॉइंट करेंगे तो अगर वो खुद ही कर लेंगे तो क्या फ़ायदा हमारे होने का, राइट। तो उनको भी फर्दर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, पर कैसी हेल्प? दैट इज़ ऑल अंडर डायरेक्टिंग। वो हेल्प होती है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, गाइडिंग, ये सब, ठीक है। एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमने उनको टास्क प्रोवाइड किया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो काफ़ी सारे डीमोटिवेटेड होते हैं, तो हमें उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि आप इसको करिए, वी हैव टू अचीव द गोल्स, राइट। हम काफ़ी सारे इस तरह मोटिवेट करते हैं ना, आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह मोटिवेट किया जाता है। अपने फ्रेंड्स को भी इस तरह मोटिवेट करते हैं, लाइक कम ऑन यार, यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट। हमारे पेरेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं, वी आर डीमोटिवेटेड, यार नहीं हो पा रहा है मुझसे। हम टीचर से बोलेंगे नहीं हो पा रहा है हमसे, तो बोलेंगे भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल होगा, जस्ट लेट्स ट्राई, ओके, करो, कोई बात नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। इन्फ्लुएंस करना, टीचर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, बताते हैं कि किस तरह हमको करना है, गाइड करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह अचीव कीजिए। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, टीचर बता देगा कि किस तरह आपको करना है, कुछ टेक्निक्स बता देंगे एंड हेंस आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, लीड करेंगे आपको, ठीक है। आपको अकेले भी कोई भी काम करने नहीं देंगे, आपको हमेशा आपके टॉप पे रहेंगे ताकि वो लीड करते रहें, आपको देखते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, करेक्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही डायरेक्टिंग है, ओके। हेंस डायरेक्टिंग मीन्स इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज़ और पीपल टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। अब अपने लास्ट फंक्शन पे आते हैं, दैट इज़ कंट्रोलिंग। अब हमने सारा टास्क कर दिया है, ठीक है, स्टाफिंग हो चुकी है, डायरेक्टिंग हो चुकी है, डायरेक्टिंग हो चुकी है, राइट नाउ सारा काम हो चुका है, लोगों को मोटिवेट भी कर दिया है हमने और हेंस उन्होंने अपना टारगेट ख़त्म कर दिया है। अब हमें अपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हमने कोई चीज़ अचीव की है तो हम उसको देखेंगे नहीं कि इसमें क्या गलती हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कहाँ हम थोड़ा सा पीछे हो गए, कहाँ लैग कर गए हम लोग, ये सब चीज़ें हम जज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। जैसे आंसर्स हम अपने शीट्स में लिखते हैं तो वो चेकिंग के लिए क्यों जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि हाँ क्वेश्चन दिया उन्होंने हमको, हमने आंसर लिख दिया, दैट्स इट, बात ख़त्म नहीं होता है ना। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूव कैसे होगा? हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ पीछे हैं अभी भी, कहाँ कच्चे हैं, कहाँ गलती हो रही है हमसे, इज़न्ट इट। तो कंट्रोलिंग मतलब होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को, जो भी हमने प्रीवियसली स्टेप्स लिए हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है। और जो हमारा टारगेट था, यानी कि जो एक्चुअल स्टेप्स हमने लिए हैं या फिर जो हमने एक्चुअली स्टैंडर्ड्स को सेट किया था, ठीक है, उसके बीच में
और जो करंट परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में डिफरेंस को जज करना कि जो हम जैसे हमारे जो करंट परफॉर्मेंस है हमने ऐसे ऐसे काम किया बट हमारा जो टारगेट क्या था उनको हम मिलाएंगे। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, अब मैच नहीं हो रहा है मतलब कहीं गलती निकल रही है तो उसी गलती को एक टर्म दिया गया है दैट इज़ डेविएशन। सो बेसिकली कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग डेविएशन को जज करते हैं और उसको करेक्ट एक्शंस लेते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं किसी भी डेविएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। अब हम जल्दी से अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन पे। लास्ट मतलब इसके अंडर भी काफ़ी टॉपिक्स हैं बट कोऑर्डिनेशन के बाद कोई और नहीं है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है बेसिकली? सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो कि हमारे मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है, यानी कि एक साथ इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है। हम अपने नॉर्मल वर्ड्स में भी बोलते हैं कोई भी चीज़ के लिए हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन। सो यही होता है, हम कोई अगर टास्क कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअल नहीं बल्कि ज़्यादा लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो अगर सब अलग अलग अपना काम करेंगे, सब अपने अलग से दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि बहुत हौच पौच हो जाएगा, क्योस हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है बेसिकली सब लोग एक कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, एक प्लान करते हैं जैसे मैंने बताया, और हेंस उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मूव ऑन करते हैं। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज़ अ फोर्स दैट सिंक्रोनाइजेज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वेट, ओके, अब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका क्या होगा इफ़ेक्ट? उसका ये होगा कि ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन और डिलेज एंड क्योस, ये सब सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेट हो रहा है। हम कोई फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो रही है उसको बार बार एक ही चीज़ को हमने 2 बार रिपीट कर दिया, एक ने वो काम किया दूसरे ने भी सेम काम कर दिया, तो डुप्लीकेशन हो गया, राइट। काफ़ी सारा मेस हो जाता है उसके बीच में। So hence coordination is very important in each and every organization. और इसमें एक और लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके साथ ही हमारे कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन ख़त्म होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर नोट्स। Now there are some features of coordination. पहला है coordination integrates group efforts. इसका मतलब ये है कि coordination जो होता है वो हमेशा group efforts को प्रमोट करता है, like it's an orderly arrangement of group effort. ठीक है, यहाँ पे mentioned है। Next है coordination ensures unity of action, which means that कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इट मीन्स दैट जो सारे इंडिविजुअल्स हैं उनके जो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल जो नीड्स हैं, गोल्स हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में हो, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली वो फोकस करता है कि सारे जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, उनके एफर्ट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक करेक्ट राइट डायरेक्शन दिया जाए, और वो डायरेक्शन क्या होगा? उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के टूवर्ड्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो कोऑर्डिनेशन मतलब जैसा मैंने बताया मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रिक्वायर्ड है फिर उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नो, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमें हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई टाइम नहीं है जहाँ पे हम, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि नहीं इस पॉइंट पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली उस जगह पर जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही सिर्फ कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, या लोअर लेवल के लिए सिर्फ, या लोअर मिडिल के लिए, या टॉप मिडिल। नो, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट, हर लेवल के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी अगर वो लैक कर रहा है तो इट मीन्स पूरे प्रोसेस में, पूरे फंक्शन में गड़बड़ होगा। ठीक है,
So hence it is equally responsibility of all managers. फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। इसका मतलब है कि जो मैनेजर होता है उसको अपने सुपीरियर्स और अपने सबऑर्डिनेट्स को इक्वली क्या कहते हैं कॉन्शियसली वो करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट उनके साथ करना पड़ता है, डिलिबरेटली कोऑर्डिनेट उनका करना पड़ता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा स्टेप है, ऐसा फैक्टर है जो कि अपने आप नहीं आता है, एक कॉन्शियस एफर्ट की उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो सभी को परफॉर्म करना पड़ता है, वो एफर्ट सभी को इंडल्ज करना पड़ता है ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो पाए। हमारा लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। मैंने परवेसिव फंक्शन मैनेजमेंट में के पॉइंट में भी समझाया था, परवेसिव मतलब कॉमन। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन चाहे हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कैसा भी और किसी भी लेवल पे, हर लेवल हर ऑर्गेनाइजेशन पे कोऑर्डिनेशन की इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट होती है। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मैं बता चुकी हूँ, उससे क्या क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है एक्टिविटीज़ की, क्योस हो जाता है इज़न्ट इट, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन के एब्सेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। सो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। लेट्स मूव ऑन। सो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, पहला है ग्रोथ इन साइज़। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में ग्रोथ इन साइज़ मतलब क्या है, देखो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, ठीक है, उसका ग्रोथ होती है, वो एक बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। सो इससे क्या होता है, उसमें एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है, या काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। अब इसमें ज़रूरत ये होगी, अगर इसके बीच में अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और उसमें कोऑर्डिनेशन का एब्सेंस है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, फिर से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ेगा और काफ़ी सारे जो मैंने अभी डिस्कस किया ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सो बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक बड़े लेवल पे अब काम कर रहा है, लोग उसमें ज़्यादा अपॉइंट हो गए हैं, डिपार्टमेंट ज़्यादा हो गए हैं, तो स्पेशली इस जगह पर तो कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शनल डिफ्रेंसीशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिविजन्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, अलग अलग हेड्स होते हैं, अलग मैनेजर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबकी अपनी अलग ऑब्जेक्टिव होती है, पॉलिसी होती है, एक अपना अलग माइंडसेट होता है, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने का अपना अलग वे होता है। अगर उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा सबके बीच में, इज़न्ट इट। तो इसीलिए जब फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब डिपार्टमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, डिपार्टमेंट्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, डिविजन्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा। ओके, ताकि वेरियस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को हम लिंक कर पाएँ, कोऑर्डिनेट कर पाएँ और सबके एफर्ट्स को एक क्या कहते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन दे पाएँ। सबका अलग अलग अपना एफर्ट्स है, अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो कोई भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सब अपने एफर्ट्स को एक साथ कंबाइन करके एक प्रॉपर पाथ पे, एक सिंगल पाथ पे चलेंगे तो डेफिनेटली वो गोल्स अचीव हो जाएंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट भी कुछ होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग में स्पेशलिस्ट हो गए या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके एक अलग ही माइंडसेट होता है कि उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए एज दे आर स्पेशलिस्ट। ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं इस फील्ड में, तो उनका तरीका शायद हमेशा सही हो, एक माइंडसेट होता है अपना। ठीक है, वो खुद को सुपीरियर मानते हैं, खुद ही को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में और ये क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है, वो दोनों अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ही अफेक्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगा। ठीक है,
सो इसी के साथ हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म होता है एंड हेंस फाइनली दिस चैप्टर एंड्स. For any further doubts and or queries, please do comment down. Please do like, subscribe and share my channel. Thanks.